हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इकॉन इनफ्लेक्ट। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट चैप्टर 5 क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। पिछली वीडियो का टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता क्या है। ऑब्जेक्टिव होते हैं कुछ टारगेट्स या कुछ गोल्स जो हमें अचीव करने होते हैं। हम गवर्नमेंट पे जाने से पहले सबसे पहले अपनी ही बात करते हैं, ठीक है। हम हैं एक स्टूडेंट और हमारा टारगेट और गोल क्या है कि हमें एडमिशन लेना है कहीं अच्छे कॉलेज में या फिर हमें अच्छे मार्क्स लेना है। अल्टीमेटली तो हमें एडमिशन ही लेना है और उसके लिए हमें मार्क्स स्कोर करने हैं, राइट। और उसके लिए हम कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है मार्क्स लेने का, एडमिशन लेने का, तो अब मुझे उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हम बेसिकली अपने 3 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मेरे पास, हर बच्चे के पास 24 आवर्स है, तो वो 24 आवर्स को क्या करता है, सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिवाइड करता है कि कितने घंटे मुझे पढ़ना है, कितने घंटे मुझे प्ले करना है, कितने घंटे मुझे रेस्ट करना है, व्हाटएवर जो भी रूटीन है। तो इसी को ही हम बोलते हैं एलोकेशन। अपने रिसोर्स को वो अलग अलग कामों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है और वो है उसका एडमिशन। दूसरा, जब वो एलोकेट करने के बाद पढ़ाई करता है, परफॉर्म करता है, मार्क्स आते हैं, स्कोर करता है, तो फिर वो रीथिंक करता है, अच्छा दिस इज हाउ आई हैव स्कोर्ड विद दिस काइंड ऑफ अ रूटीन, नाउ व्हाट शुड आई डू। जो मेरे वीक एरियाज हैं वहाँ पे मुझे और फोकस करना चाहिए। जो मेरे अच्छे एरियाज हैं जहाँ मैंने अच्छा स्कोर किया है उसको मैं फॉर अ टाइम बीइंग साइड पे रख सकता हूँ। तो नाउ नेक्स्ट थिंग एक स्टूडेंट क्या करता है, वो रीथिंक करता है और रीथिंक करने से वो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है अपने उन 24 आवर्स को, अलग रूटीन बनाता है जिसमें वो वीक एरियाज पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, राइट। क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो एडमिशन ही है, मार्क्स ही है। अब जब ये काम करता है तो हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिनों, हर दिन के अलग चैलेंजेस होते हैं। कुछ दिनों में हमारे एग्जाम पास आने वाले हैं तो हमारे पास एडिट स्ट्रेस होता है, तो हमें ज़्यादा टाइम पढ़ाई पर फोकस करना पड़ता है, डिवोट करना पड़ता है। और कुछ दिन रिलैक्स्ड होते हैं जिसमें हमें लगता है कि अच्छा आई हैव इनफ टाइम, आई कैन प्रिपेयर, आई कैन स्पेयर आउट सम टाइम। तो एवरी स्टूडेंट टेंड टू स्टेबलाइज हिज रूटीन। तो तीसरी चीज़ हर बच्चा क्या करता है, टू स्टेबलाइज, राइट। यही 3 फंक्शन परफॉर्म करके वो अल्टीमेटली अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करता है। और यही 3 फंक्शन गवर्नमेंट भी परफॉर्म कर रही है। तो लेकिन फर्क क्या है, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर। प्रॉफिट भी है, दिस इज द प्रॉफिट, तो प्राइवेट सेक्टर का भी ऑब्जेक्टिव है। बट अनदर ऑब्जेक्टिव विच इज ओनली एन एडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज टू डू द पब्लिक वेलफेयर, राइट। तो अब क्योंकि मार्केट जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले एरियाज में ही एंटर करता है और जहाँ पे उन्हें फ़ायदा नहीं दिखता वहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। और गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है और 3 फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहला फंक्शन गवर्नमेंट का क्या है, या ऑब्जेक्टिव्स बोलो, या गवर्नमेंट इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो सबसे पहला है एलोकेशन फंक्शन, दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और तीसरा है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। एलोकेशन मतलब रिसोर्स को एलोकेट करती है, जैसे मैंने पहले बताया आप अपने आवर्स को एलोकेट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो अलग अलग काम करने में, ऐसे गवर्नमेंट भी एलोकेट करती है अलग अलग सेक्टर्स में। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लस सोशल वेलफेयर एंड इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना, क्योंकि मार्केट बाय इटसेल्फ क्रिएट्स मार्केट फेलियर्स, तो उसमें इनइक्वालिटीज अपने आप क्रिएट होती हैं। तो उसी को ही ठीक करना गवर्नमेंट का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है। और उसके लिए गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट करती है कि भाई अच्छा हाँ यहाँ मैंने एलोकेट किए थे रिसोर्सेज, अब मुझे देखना है कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, इकोनॉमी जो है इकोनॉमी में इक्वालिटी अचीव नहीं हो रही है, तो मुझे अपने डिस्ट्रीब्यूशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे आप अगर कोई टेस्ट देते हो, अच्छे मार्क्स नहीं आए, आप रीटेस्ट देते हो, वही चीज़ है।
तीसरा, इकोनॉमी फ्लक्चुएट करती है, बिजनेस साइकिल्स होती हैं, इकोनॉमी कभी भी एक लेवल पे नहीं रहती, कभी अप्स हैं कभी डाउन्स हैं, बिजनेस साइकिल, रिसेशन, डिप्रेशन, बूम, ये सब चलता रहता है। तो स्टेबलाइज करना इकोनॉमी को, स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, राइट। अब अगर हम क्लास 12 के सिलेबस की बात करें तो आप एक्स्ट्रा बुक में देखोगे दुनिया भर के 1-2-4 और पॉइंट्स बना के ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट किया गया, बट इन 3 के अलावा देयर इज़ नो फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो आपको करने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगी, पास्ट ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें भी इन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव्स की आइडेंटिफिकेशन है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इन दोनों में फ़र्क क्या है, एलोकेशन में और रीडिस्ट्रीब्यूशन में। ये वैसा ही फ़र्क है जैसे टेस्ट और रीटेस्ट में है, राइट। एलोकेशन का मतलब है इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वेल्थ ऑफ और गवर्नमेंट फंड्स जो पहली बार गवर्नमेंट एलोकेट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये है हमारी गवर्नमेंट बजट इस साल का, राइट। और इसके अंदर ये रेवेन्यू अकाउंट डिसबर्समेंट है, मतलब एक्सपेंडिचर अकाउंट है, जिसमें सबसे पहली हेडिंग है ए, जनरल सर्विसेज पे गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा करेगी। दूसरा है, उसके सब पार्ट्स हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट सोशल सर्विसेज पे क्या क्या खर्चा करेगी। सी पार्ट है, इकोनॉमिक सर्विसेज पे क्या क्या खर्चा करेगी, राइट। सो कितने पैसे किस पर्टिकुलर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो सारा लिखा हुआ है गवर्नमेंट बजट में। यही गवर्नमेंट का एलोकेशन फंक्शन है, और वो करती क्यों है, टू अचीव एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब ये इतना हमारा बजट है उसको एलोकेट करने के बाद डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते, राइट, देन गवर्नमेंट नीड्स टू रीथिंक कि भाई देयर इज नो इक्वालिटी इन द इकोनॉमी, तो हमें इक्वालिटी को, सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए जहाँ जहाँ एलोकेशन की थी उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो जब एडजस्ट होता है द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू करेक्ट इनइक्वालिटीज़ या इंश्योर सोशल जस्टिस, उसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्हीं में से ही एक फंक्शन पेपर में आता है। इट्स नॉट कि पेपर में डायरेक्ट वो बोलेंगे एक्सप्लेन द एलोकेशन फंक्शन, नो, यू विल बी गिवन अ स्टेटमेंट एंड देन आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को इन्हीं 2 फंक्शन में, क्योंकि स्टेबलाइजेशन तो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है, एक एलोकेशन में और रीडिस्ट्रीब्यूशन में कि कोई एक स्कीम दे दी गवर्नमेंट की या कोई और पर्टिकुलर प्रोग्राम दे दिया और फिर बोला कि अब ये कौन सा ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ एक कीवर्ड्स बताने वाली हूँ, बस उन्हें दिमाग में रखना। एक ही तरीका है बस वो कीवर्ड्स का, उसके बाद आप इजीली कोई भी फंक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं एलोकेशन की, जिसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। एलोकेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट रेफर्स टू हाउ द गवर्नमेंट डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ताकि आप सो दैट गवर्नमेंट प्रिवेंट्स वेस्टफुल स्पेंडिंग। दूसरा जो मेजर रीजन, देखो मैंने इसमें ना हेड्स बना दिए हैं कि मीनिंग क्या है, रीजन गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है। उससे क्या है, आपका पेपर प्रेजेंटेशन बेटर हो जाता है, और जितना इजी आप पेपर प्रेजेंटेशन करोगे, जितना कंफर्टेबल रखोगे आप एग्जामिनर के लिए पेपर चेक करना, और जितना अच्छा अपना आंसर को प्रेजेंट करके एक्सप्लेनेटरी बनाओगे, उतना ही आपके ज़्यादा मार्क्स आने का, फुल ऑन फुल मार्क्स आने का चांस बढ़ जाता है। तो द रीज़न गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड कर पाता, तो उस सिनेरियो में गवर्नमेंट को एलोकेट करना ही पड़ता है, सच एज नेशनल डिफेंस, रोड्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। अब एक क्वेश्चन पेपर में आता है, सेपरेट भी आ सकता है, ऑल्दो वो इसका पार्ट भी है, वो है पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स का ये मतलब नहीं है कि वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो कॉमनली सबके लिए अवेलेबल होते हैं कंजम्पशन के लिए, विद 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। अब सपोज करो आप एक पिज्ज़ा खा रहे हो, अगर उसके 4 स्लाइस हैं, अगर एक स्लाइस आप खा लोगे तो दूसरों के लिए 3 ही स्लाइस बचेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप की कंजम्पशन जो है वो राइवलरस है, आपको मिल रहा है तो किसी और को नहीं मिल पा रहा, राइट। और दूसरा, अगर घर में एक ही पिज्ज़ा आया है तो 4 स्लाइसेस है, तो 4 ही लोगों को मिल पाएगा, सब लोग उसमें इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब वो एक्सक्लूड कर रहा है कुछ लोगों को फ्रॉम द कंजम्पशन। बट पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि
नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, मतलब इसका क्या है, द मीनिंग इज दैट ये सबके पास इट इज़ अवेलेबल फॉर एवरीबडी और आप किसी को भी इसकी कंजम्पशन से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा है तो अगर वो स्ट्रीट लाइट आपको मिल रही है तो अगर 4-5 लोग और आसपास खड़े हैं तो उनको भी इक्वली वो स्ट्रीट लाइट मिल रही है, आप उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते जो भी उस स्ट्रीट लाइट के अंडर से क्रॉस कर रहा है। दूसरा, वो नॉन राइवलरस है, विच मीन्स दैट एक पर्सन की कंजम्पशन जो है वो दूसरे की अमाउंट को रिड्यूस नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल क्लीन एयर, अगर आप अच्छी हवा में सांस ले रहे हो डजेंट मीन कि साथ वाले को साफ हवा नहीं मिलेगी, वो दूसरे को भी अवेलेबल है। सो सच काइंड ऑफ गुड्स आर पब्लिक गुड्स, और पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए जो है गवर्नमेंट एलोकेट करती है रिसोर्सेज। So these are the two features, non-excludable, no one can be prevented from using it, and non-rivalrous. उसके बाद क्या टूल्स यूज करती है गवर्नमेंट एलोकेशन के लिए? वन इज इम्पोजिंग टैक्स एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट जो है, जो सोशली यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं इकोनॉमी के लिए, जैसे खादी हो गया जो वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल है, उसकी प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने के लिए गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव्स देती है, टैक्स बेनिफिट्स देती है, सब्सिडीज देती है। एंड जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहल, सिगरेट्स एक्सेट्रा, उनकी कंजम्पशन प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट जो है वो ह्यूज टैक्सेस इम्पोज करती है। सो दिस इज द एलोकेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखते हैं बोर्ड में क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स वेरियस बेनिफिट्स like reduced export duties, incentive to investors, tax rebate, etc. In the light of the above statement, identify and explain the budget objective and its likely consequence. अब ये स्कीम है क्या? बेसिकली द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, अगर आपको कुछ आइडिया ना भी हो पेपर में कि क्या ये स्कीम है, तो आप सोचिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी कि प्रोडक्शन एक्सपैंड करने के लिए जो है प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव दिए जाएंगे, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर देंगे ताकि उनके गुड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड सस्ते रहे, इंसेंटिव दिया जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, टैक्स रिबेट दी जाएगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट वांट्स टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। तो इसीलिए यहाँ पे देखो यहाँ कोई इनइक्वालिटी को रिमूव करने की बात नहीं हो रही है। तो जहाँ पे भी इनइक्वालिटी को रिमूव करने की बात ना हो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की, स्टेबलाइजेशन की बात ना हो, वहाँ सब हमेशा एलोकेशन फंक्शन ही आएगा। तो एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, पहले तो आइडेंटिफाई करो इट इज़ द एलोकेशन फंक्शन, उसके बाद उसको आपको एक्सप्लेन करना है एंड इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंस। उससे होगा क्या? इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज दिस, यही कॉन्सिक्वेंस मतलब कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अब देखो सही तरीका तो ये है, सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए, आइडेंटिफाई और नाम लिख दीजिए बजट फंक्शन का, एलोकेशन फंक्शन, फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए और लास्ट में आप कॉन्सिक्वेंसेस की हेडिंग बनाइए और लिख दीजिए कि इसका कॉन्सिक्वेंस होगा कि यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये सबसे सही तरीका है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। उसके बाद आता है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हम जो है एडजस्ट करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चेंजेस लाएंगे सो दैट देयर इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज इन द इकोनॉमी। टूल्स क्या है? अगेन गवर्नमेंट के तो दो ही टूल्स हैं, एक है टैक्स, दूसरा है सब्सिडीज। तो अब गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेगी? जिनकी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, मतलब जिनके पास इनकम खर्च करने के लिए, देखो जब भी हम कुछ अर्न करते हैं, सपोज से कोई सैलरी अर्न कर रहा है, वो जो उसके ग्रॉस सैलरी होती है उसमें वो सारी उसके खर्च करने के लिए अवेलेबल नहीं होती, बिकॉज उसमें से टैक्स डिडक्ट होगा, उसमें से प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होगा। तो कुछ हेड्स होते हैं जो फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं जो डिडक्ट होने ही हैं। जो द रिमेनिंग अमाउंट जो एक्चुअल में अकाउंट में आता है दैट इज द डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज द इनकम दैट इज लेफ्ट बाय अ पर्सन टू एक्चुअली स्पेंड। तो गवर्नमेंट जो है अपने टूल्स की हेल्प से, टैक्स और सब्सिडीज की हेल्प से गवर्नमेंट लोगों की डिस्पोजेबल इनकम को चेंज करती है और उस वजह से जो इनइक्वालिटीज हैं वो रिड्यूस हो जाती है। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है? हाई इनकम लोगों पर हाई रेट ऑफ टैक्स एंड लो इनकम लोगों पर लो रेट ऑफ टैक्स, सो दैट जो इनइक्वालिटीज है, मतलब ज़्यादा रिच वालों के पास
should not become more richer and the poorer should not become poorer. So to reduce the disposable income of the rich, the government imposes higher rate of tax on them, and to increase the disposable income of poor, the government reduces the rate of tax. उससे क्या होगा, एक इक्विटी आएगी, एक बैलेंस आएगा. दूसरा, one of the other way is the government can provide free services so that the poor, जो गरीब लोग हैं उनका वेलफेयर हो, दे गेट मोर डिस्पोजेबल इनकम. फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एंड सो ऑन, राइट. सो आफ्टर दिस वी हैव, देखो इस पिक्चर को, दो तरीकों से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक वेलफेयर प्रोग्राम्स और दूसरा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. अब बोर्ड में क्या क्वेश्चन आया था? The government under Ujjwala Yojana is providing free LPG kitchen gas connection to the families below the poverty line. What objective the government is trying to fulfill through the government budget and how? तो देखो, सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं. तो जहाँ पे भी वेलफेयर प्रोग्राम्स की बात हो जाए, जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ को कम करने की बात हो जाए, वहाँ पे हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है. स्टेबलाइजेशन आएगा नहीं, एलोकेशन या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं रहा, तो इसीलिए यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा. तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव पूछा है, फिर पूछा है हाउ विल इट हेल्प टू अटेन द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट. तो आपको ये पूरा ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करना होगा. अगर आपको उज्ज्वला योजना के बारे में ज़्यादा नहीं भी पता तो वो पूछ भी नहीं रहे हैं, वो बेसिकली उसका अल्टीमेट गोल पूछ रहे हैं कि ऐसा करने से होगा क्या. सो आपको यही समझाना है बस कि इनइक्वालिटीज़ दूर होंगी और सोशल वेलफेयर बढ़ेगा. तीसरा है हमारा स्टेबलाइजेशन फंक्शन. इसके अंदर हमेशा दो एस्पेक्ट्स आते हैं. एक है कि अगर हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो कैसे हम स्टेबलाइज करें, और दूसरा अगर हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन है तो कैसे स्टेबलाइज करें, राइट. तो गवर्नमेंट जो है दोनों ही सिचुएशन में लोगों की डिस्पोजेबल इनकम अफेक्ट करती है, जिससे उनकी एग्रीगेट डिमांड में चेंजेस आते हैं. क्योंकि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी. डायरेक्टली, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अदर फैक्टर्स. तो उससे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी करेक्ट हो जाएगा. तो अगेन गवर्नमेंट के पास दो ही टूल्स हैं, एक है टैक्स का और एक है सब्सिडी का. सो द गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीजेस रेवेन्यू, जिससे क्या होगा कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग डिमांड कम करेंगे एंड दिस विल करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. क्योंकि इन्फ्लेशन होता कब है? जब डिमांड ज़्यादा होती है कंपेयर टू द सप्लाई, प्राइसेस आर हाई. तो उस केस में एग्रीगेट डिमांड कम कर दो, उसके लिए इनकम कम कर दो लोगों की, उसके लिए टैक्सेस उनके ऊपर ज़्यादा इम्पोज कर दो या रेवेन्यू का अपना एक्सपेंडिचर कम कर दो गवर्नमेंट का. तो इन दैट केस हमारा इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाता है. ऐसा सिमिलर टॉपिक एग्रीगेट डिमांड सप्लाई में भी है, फिस्कल पॉलिसी. देन वी हैव गवर्नमेंट इंक्रीजेज इट एक्सपेंडिचर कब? जब डिफ्लेशन है, और डिक्रीज इट्स रेवेन्यू मतलब टैक्स कम कर देती है. उससे क्या होगा? दिस विल इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल एंड विल इंक्रीज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और इट विल करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन. And the government may need to correct these fluctuations and bring stability to promote growth. तो जो पूछा था ना क्वेश्चन में कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो यही कॉन्सिक्वेंस है कि स्टेबिलिटी होगी और रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा. सो दिस इज द पिक्चर. पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स. तो आपको क्लैरिटी मिल रही है पिक्चर देख के ही कि अगर हमारे पास इन्फ्लेशन है तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, डिफ्लेशन है तो टैक्स कम करना पड़ेगा. और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये है, with an objective to reduce inflation, government may reduce public expenditure. Discuss the rationale behind such a step which may be taken by the government. सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है तो स्टेबलाइज करनी है इकोनॉमी को, यही रैशनल है. और वही बेसिकली यही रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगी. ये पूरा आप डिटेल में लिख दो एंड यू विल गेट 3 on 3 और 4 on 4. आई एम अगेन रिपीटिंग, यही 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और यही 3 ऑब्जेक्टिव ही करने हैं पेपर के लिए. बुक्स में और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स भी आपको मिलेंगे, नो नीड टू डू देम. यही सबसे इम्पॉर्टेंट. अगर आप ये समझ लेते हो, सबसे बड़ा पहला कीवर्ड कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कहीं पर भी आपको इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने से रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड मिल जाता है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लगाएंगे. नहीं तो या तो स्टेबलाइजेशन आएगा या एलोकेशन, और स्टेबलाइजेशन भी तभी आएगा जब इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या इकोनॉमी की फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करने की बात हो रही है. अदरवाइज एलोकेशन फंक्शन ही आएगा जहाँ जहाँ प्रोडक्शन रिलेटेड कोई ना कोई
जहाँ पे भी गवर्नमेंट की कोई ना कोई स्कीम प्रोडक्शन रिलेटेड या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आ जाएगी। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।